जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ट्रेन, बस, ट्रक, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जलयान, इन सब से परिचित हो ना। इसके साथ साथ आप रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, इन सब चीज़ों से भी परिचित हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों को लेकर अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कक्षा 12 की जो फर्स्ट बुक है उसका 8वां चैप्टर, जिसका नाम है परिवहन और संचार। आज का अपना ये चैप्टर है। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में याद होगा तृतीयक क्रियाकलाप, टर्सरी जो एक्टिविटीज है उनके बारे में जान चुके हो। इस क्रियाकलाप के अंदर उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल रहते हैं, यानी प्रोडक्शन और एक्सचेंज दोनों। प्रोडक्शन में शामिल रहता है सेवा सेक्टर। सेवा सेक्टर जिसमें कुशल श्रमिक, प्रशिक्षित जो श्रमिक होते हैं, बैंक, बीमा, मनोरंजन, पर्यटन, इस प्रकार की जो सेवाएं हैं ये सारी उत्पादन कैटेगरी के अंतर्गत तृतीय क्रियाकलाप में शामिल रहती हैं। एक्सचेंज के अंतर्गत परिवहन, संचार और व्यापार, ये चीजें शामिल रहती हैं। ये चीजें आप पढ़ चुके हो। अब आपको पता है ना भी सारी चीजें एक जगह उपलब्ध हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उपलब्ध हो तो उनके इस्तेमाल करने वाले वहीं मिल जाए ये भी संभव नहीं है। तो जहां पर चीजें बनती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उत्पादक केंद्र, यानी जो प्रोडक्शन सेंटर हो गए या मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हो गए। और इन यहां पर बनी हुई चीजों का कोई इस्तेमाल करेगा, यानी कोई कंज्यूमर, उपभोक्ता उसका इस्तेमाल करेगा, तो वो हो गया उपभोक्ता केंद्र। तो किसी जगह पर बनी हुई जो चीजें हैं उनको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल होता है वो क्या है? वो है एक तो व्यापार, क्योंकि उत्पादक से उपभोक्ता तक चीजें पहुंचाने का, यानी वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान है वो कहलाता है व्यापार, ट्रेड। और ये व्यापार या ट्रेड है ये किन की सहायता से होता है? ये होता है परिवहन और संचार की सहायता से होता है। तो उत्पादक केंद्र और उपभोक्ता केंद्र को जोड़ने वाली कड़ी में 3 नाम आ गए, ट्रेड, संचार और परिवहन। इनमें से ये पहले जो 2 टॉपिक है वो अपने इसी चैप्टर के अंदर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। विश्व के संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में अपनी सेकंड बुक है, वहां पर ये चीजें अलग से पढ़ेंगे। और जो व्यापार है, ट्रेड, इसके बारे में डिटेल में हम अगला अपना जो 9वां चैप्टर है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अब अपने टॉपिक वाइज स्टार्ट कर लेते हैं। ये चीजें प्रीवियस आपने अब तक जो पढ़ी है उनको हमने यहां आपस में जोड़ लिया है ताकि चीजों को समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं परिवहन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्ट। अब सबसे पहले तो आपको, क्योंकि हमें क्या है, एग्जाम भी देना है, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं भी परिवहन से आप क्या समझते हैं या परिवहन किसे कहते हैं। तो व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना और ले जाना, ये जो सेवा या सुविधा होती है उसे ही कहा जाता है परिवहन, यानी ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो अच्छे से इस परिभाषा को जरूर याद रखिएगा। वैसे याद रखने वाली कोई चीज है ही नहीं भी। ट्रांसपोर्ट होना है किसका? या तो मनुष्यों का, यानी इंसान का, या फिर जो माल है यानी वस्तुएं हैं उनका। वहन करना, वहन का मतलब होता है लाना या ले जाना। तो वो सुविधा जो होती है वो ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन कहलाती है। अब ये है भी परिवहन के कौन कौन से तरीके हैं, अर्थात परिवहन की विधाएं, इंग्लिश में कहते हैं मोड्स। ट्रांसपोर्ट के मोड्स क्या हैं? कई प्रकार हैं, जैसे स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। इनमें से आप अच्छे से समझते हो स्थल, जल और वायु,
ये जो तीन परिवहन के जो प्रकार हैं, जो तरीके हैं, इनकी सहायता से व्यक्तियों या वस्तुओं का जो परिवहन है वो किया जाता है। पाइपलाइन की बात करें तो पाइपलाइन के माध्यम से, आपको पता है अपने घरों में जो पानी आता है वाटर वर्क से, वो पाइपलाइन के माध्यम से आता है। तो जल का परिवहन तो काफी लंबे टाइम से होता रहा है। इसके साथ साथ पाइपलाइन के माध्यम से आजकल पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, डीजल, उनका भी परिवहन किया जाता है। जो नेचुरल गैस है उसका भी परिवहन किया जाता है। और उसके साथ साथ आपको यह भी जानकर हैरानी होगी भी, क्योंकि अपने इंडिया में अभी तक ये सुविधा है नहीं, दूध का ट्रांसपोर्ट भी आजकल पाइपलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। और बात पूछ लें भी किस देश में ऐसा किया जा रहा है, तो उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में जो फॉर्म हाउस है वहां से दूध है पाइपलाइनों के माध्यम से फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। तो पाइपलाइन के माध्यम से एक तरीके से आप समझेंगे तो ये बात निकल के आ रही है ना भी, लिक्विड जो चीजें होती है उनका जो परिवहन है वो पाइपलाइन से आजकल किया जाता है। तो ये परिवहन की विधाओं में ये लेटेस्ट जो मेथड है वो आजकल अपनाया जाता है। अब बात करें स्थल परिवहन की, तो स्थल परिवहन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बारे में। अब एक चीज यहां पर और ध्यान रख लीजिएगा, हम यहां देखें भी परिवहन कहां होता है। परिवहन एक देश से दूसरे देश या देश के अंदर ही परिवहन किया जाता है। उसके साथ साथ अब आपको यह भी जान लेना चाहिए भी, हम जब कोई ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाहे एक व्यक्ति दूसरी जगह जा रहा है या हम माल एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो इनमें से स्थल, जल, वायु, पाइपलाइन अर्थात सड़क, रेल, जल, वायु और पाइपलाइन, इनमें से किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ये डिपेंड करता है भी आप किस प्रकार की जो सेवा है उसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, किन चीजों का ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हो, उसमें लागत क्या आएगी और आपके आसपास इनमें से कौन सी सुविधा है वो आसानी से उपलब्ध रहती है। तो उसी के आधार पर हम उस ट्रांसपोर्ट के साधन का इस्तेमाल है वो करते हैं। अब यहां पर एक चीज और जान ले आप, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अक्सर प्रश्न आते हैं और आते भी रहे हैं भी, सड़क परिवहन, रेल, जल परिवहन, वायु परिवहन, इनकी बात करते हैं। प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि छोटी दूरियों के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह या एक घर से दूसरे घरों की तरफ की बात कर ले, छोटी दूरियों के लिए सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है। यही ऑप्शन के रूप में आ जाए, चाहे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए, चाहे वन लाइनर आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, छोटी दूरियों के लिए परिवहन का सबसे बेस्ट जो ट्रांसपोर्ट का साधन माना गया है वो है सड़क परिवहन। इसी प्रकार से बात करें, एक ही देश के अंदर, गौर कीजिएगा मेरे शब्दों के ऊपर, एक ही देश के अंदर भारी वस्तुओं का परिवहन लंबी दूरियों तक किया जाना है, तो इसके लिए परिवहन का कौन सा साधन ज्यादा उचित रहेगा, तब आपका उत्तर हो जाना चाहिए रेल परिवहन। एक ही देश के अंदर स्थूल मतलब भारी वस्तुओं का और लंबी दूरियों तक परिवहन का सबसे अनुकूलतम जो परिवहन का साधन है वो है रेल परिवहन। अब बात करें भी जल परिवहन है, इसका इस्तेमाल हम ज्यादातर कब करते हैं। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक, अर्थात एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक लंबी दूरी और भारी वस्तु हो तो उसको परिवहन करने के लिए हम जल परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। रेल के लिए हमने उचित कब माना, देश के भीतर ही भारी वस्तुओं का लंबी दूरी तक भेजना है तो हम कहेंगे रेल परिवहन सबसे बेस्ट है, इसका इस्तेमाल है वो लोगों को करना चाहिए। जल परिवहन शब्द आपका उत्तर कब हो जाएगा, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक
भारी वस्तुओं को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए कौन सा साधन ज्यादा उचित है? जल परिवहन। और आप जल्दी से जल्दी यानी सबसे अधिक तीव्रतम परिवहन के साधन के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे? तो अब आता है नाम वायु परिवहन, जिसमें हम हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन की बात करते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात है, ये महंगा होता है। तीव्रतम परिवहन का साधन है, लेकिन क्या है? महंगा पड़ता है। तो ये जो 2-4 लाइनें हैं हर एक परिवहन के साधन की, ये आपको जरूर समझनी है। अभी आप समझिएगा, जब हम इनको आगे सड़क, रेल, जल, वायु, इनके बारे में जब एक एक टॉपिक लेकर आगे बढ़ेंगे तो ये बातें वहां पर भी आ जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं भी आप सबको यहीं पर ये चीज क्लियर हो जाए। भी हम क्या पढ़ रहे हैं? आज का जो अपना टॉपिक है, हमने बेसिक समझ लिया, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट है। सिर्फ परिवहन, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पर चाहे व्यक्ति जाए चाहे सामान लेकर जाए, कौन से साधन का इस्तेमाल करेंगे। तब हमने ये सारे प्रकार विधाएं हैं उनके ऊपर बात कर ली। अब आपको पता है, चाहे ट्रक है, चाहे ट्रेन है, चाहे जलयान है, चाहे एरोप्लेन है, उनके लिए कोई ना कोई तो मार्ग डिसाइड होता होगा, कोई ना कोई तो रास्ता होता होगा। आपको बस चलानी है तो उसके लिए आपको सड़क तो चाहिए, चाहे वो कच्ची हो, पक्की हो, कुछ भी हो। तो इनका जब हम डिटेल में जाएंगे तो सड़क परिवहन, इसका मतलब हम सड़क परिवहन के अंतर्गत कौन से साधन इस्तेमाल करते हैं, और फिर उन साधनों को किस प्रकार के मार्ग हमने डेवलप कर रखे हैं, वो कौन से हैं, दुनिया के अंदर कौन से फेमस ऐसे बड़े हाईवेज हैं, उनके ऊपर भी हम इनके अंतर्गत जब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उनके ऊपर बात करेंगे। अब इसके बाद परिवहन की परिभाषा होगी, परिवहन की विधाओं के प्रकारों के नाम होंगे। अब एक चीज यहां और अच्छे से क्लियर कर ले, परिवहन जाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी। परिवहन जाल से आप क्या समझते हैं, या परिवहन जाल किसे कहते हैं? परिवहन समझ गए। अब बात है, शब्दों पर गौर कीजिएगा, और वो है परिवहन का जाल। तो पहले हम थोड़ा सा लिखित में इसकी परिभाषा है उस पर गौर कर लीजिएगा कि अनेक स्थानों को आपस में विभिन्न मार्गों द्वारा, विभिन्न मार्ग मतलब सड़क मार्ग, रेल मार्ग, उनकी बात आ रही है, चाहे वो कच्ची सड़क हो, पक्की सड़क हो, चाहे सिंगल रेलवे लाइन हो, चाहे डबल रेलवे लाइन हो, उन सब की बात हो रही है। तो अनेक स्थानों को आपस में विभिन्न मार्गों द्वारा जोड़ देने पर जिस पैटर्न यानी प्रतिरूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। बहुत ही आसान सी परिभाषा है, आप ऐसे समझिएगा। आप जिस भी गांव शहर के हो, वहां अपने गांव या शहर के बारे में सोचिएगा। पहले तो ये सोचिए आपके गांव से कितनी कच्ची सड़कें, या आजकल तो लगभग हर जगह पक्की सड़क मिल ही जाती है, तो आपके गांव से कितनी पक्की सड़कें निकल रही हैं। आपके गांव के आसपास में नजदीक में जो भी रेलवे स्टेशन है यानी जो रेलवे ट्रैक है उस पर बात कीजिए। आपके नजदीक में कोई जो एरोप्लेन के लिए जो हवाई अड्डा है उसकी बात कर लीजिएगा। तो वो सब आपस में यानी रेलवे लाइन से जो सड़क मार्ग है वो भी आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो सभी मार्ग, चाहे वो सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, वो सभी आपस में जुड़ जाते हैं। तो जो पैटर्न हमें दिखाई पड़ रहा है वो ही परिवहन जाल कहलाता है। जैसे मैं यहां फॉर एग्जांपल, जैसे आपका ये गांव है और इसके पास में ही कोई दूसरा गांव है या शहर मान लीजिएगा, एक ये है और दूसरा ये है। अब एक तो ये रोड हो जाएगी आपके गांव से दूसरे गांव की तरफ, बड़े गांव, या गांव से शहर की तरफ, या दो शहरों के बीच में। आसपास में और भी छोटे गांव हैं तो वो इससे सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगे। हो सकता है यहां से कोई ऐसे रेलवे लाइन गुजर रही होगी। तो ये जो दिख रहा है आपको, यानी विभिन्न मार्ग आपस में जोड़ देने पर जो हमें ये पैटर्न दिख रहा है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है ये रेलवे ट्रैक यहां भी हो रहा हो और ये इस तरीके से आगे जाकर आपस में मिल भी रहा हो। तो ये जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है
वो ही परिवहन जाल कहलाता है। और जितना परिवहन जाल गुंथा हुआ होगा, जितनी सड़क, ट्रेन, इस प्रकार की सुविधाएं, ट्रैक आपको मिलेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा भी वो एरिया परिवहन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध एरिया होगा। तो क्लियर हुआ परिवहन जाल किसे कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है, और वो क्वेश्चन ये है भी परिवहन है वो एक संगठित सेवा उद्योग है। संगठित सेवा उद्योग है, बहुत प्यारा प्रश्न निकल सकता है बोर्ड की दृष्टि से। स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा के अंतर्गत भी और सीबीएसई की बात भी कर ले भी परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है, बताइए कैसे। अगर ये प्रश्न 1 नंबर का आए तब उत्तर किस प्रकार से देना है, और 2 नंबर का आ जाए तो क्या देना है, 3 नंबर का आ जाए तो कितनी बातें इसके अंतर्गत लिखनी है, मैंने यहां हर तरीके से बात कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम एक सामान्य बात कर लें ट्रांसपोर्ट को लेकर भी। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट हमारी जो बेसिक नीड्स होती है, यानी हमारे समाज की जो आधारभूत जो आवश्यकताएं होती है, उनकी पूर्ति करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। आज आपके घर पर गांव में जो भी चीजें आ रही है, आप उसके अंतर्गत परिवहन और संचार के साधनों का ही इस्तेमाल करते हैं। कोई कहते भी मैं तो भैया सीधा अमेजन से मंगवा लेता हूं, मैं तो कोई चीज है वो फ्लिपकार्ट से मंगवा लेता हूं, तो वो क्या हो गया, वहां आपने कम्युनिकेशन किया है और चीज आपके पास आ गई। आपके पास जो चीज लेकर आया वो सेवा सेक्टर का ही तो आदमी था, जो आपके घर तक वो चीज लेकर आया, जो डिलीवरी बॉय है। उस कंपनी ने आपको सेवा दी है, उस डिलीवरी बॉय ने आपको उस सामान को घर तक पहुंचाने में सेवा है वो दी है। तो समाज की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में परिवहन का बहुत बड़ा रोल है। और इसी के कारण तो ही, इस पहले पॉइंट की बात करें तो इसी के कारण ही कहा जाता है भी परिवहन एक संगठित उद्योग है। लेकिन अब आपसे प्रश्न आ गया, क्या परिवहन एक संगठित उद्योग है? 1 ही नंबर का प्रश्न आ गया, तब आपको उत्तर क्या देना है? तब आपको उत्तर देना है 2 नंबर पॉइंट। 1 नंबर का आए तो, 2 नंबर का आए, 3 का आए, 4 का आए, तब आपको इस प्रकार से पूरा उत्तर लिखना है। और मैं उत्तर लिखने का तरीका भी बता रहा हूं साथ में। इस प्रकार से कोई विस्तृत बात होती है तो आप अपनी तरफ से नंबरिंग लगाकर लिखें, बहुत अच्छा उत्तर माना जाता है एग्जामिनर की ओर से। तो परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है। 1 नंबर का आ जाए तब आपको क्या लिखना है? तब आप इसके अंदर लिखेंगे क्या परिवहन के लिए गाड़ियां, आप ट्रांसपोर्ट करना है तो कोई तो साधन चाहिए, ट्रक, बस, जीप, कार, कोई ट्रेन, कुछ तो आपको साधन चाहिए। तो जो भी साधन है, यानी गाड़ियां, मार्ग चाहिए, सड़क मार्ग चाहिए, वो कच्चा पक्का कुछ भी हो, ट्रेन तो रेलवे लाइन होनी चाहिए, तो मार्ग हो, और उन मार्गों का रख रखाव यानी मेंटेनेंस वो भी तो होना चाहिए, वरना वो खराब हो जाएगी तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी नहीं हो पाएगी और हमारा व्हीकल भी टूटेगा और खर्चा भी ज्यादा आएगा। तो परिवहन के लिए गाड़ियों, परिवहन के मार्गों और उन मार्गों के रख रखाव के लिए कई संस्थाएं हैं वो शामिल होती है, यानी बहुत सारा सिस्टम मिलकर हमें सेवा प्रदान करता है और वो सब आपस में जुड़े हुए हैं भी। एक ट्रक यूनियन है और फिर उस ट्रकों को चलने के लिए सड़क चाहिए, तो फिर सड़क जो अपना भूतल परिवहन विभाग आ जाता है, तो वहां पर सब ये सारे जो ड्राइवर हो गए, कर्मचारी हो गए, सब मिलकर एक सेवा हमें प्रदान कर रहे हैं। तभी तो यहां पर हम कह रहे हैं कि संगठित सेवा उद्योग है ये। तो इस चीज को अच्छे से समझिएगा। तो एक तो हमने कहा भी ये हमारी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और इसके अंदर गाड़ियां, मार्गों और उन मार्गों के मेंटेनेंस यानी रख रखाव के लिए इसमें कई संस्थाएं हैं वो शामिल रहती है, यानी सब मिलकर ये सुविधाएं प्रदान करते हैं, इसलिए इसको एक संगठित सेवा उद्योग कहा जाता है। अब और भी कोई इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है या क्या अच्छी बात हम और लिख सकते हैं, तो देखिएगा प्रत्येक देश ने अपनी सुरक्षा, जब आप पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको वहां प्रतिरक्षा शब्द मिलेगा, सिक्योरिटी
यानी देश की सिक्योरिटी का जो मैटर होता है, तो आप सिंपल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं भी अपने देश की सुरक्षा की बात, जहां प्रतिरक्षा लिखा हुआ है। तो प्रत्येक देश ने अपनी सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास किया। जिस देश की जरूरत है सुरक्षा को लेकर, उसने उसी हिसाब से ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट है वो किया है। और उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो भी अच्छी संचार व्यवस्था और तीव्रगामी परिवहन व्यवस्था लोगों के बीच सहयोग और एकता को बढ़ावा देती है। यानी जो छितरे हुए लोग हैं, प्रकीर्ण लोग हैं, यानी जो दूर दूर फैले हुए लोग हैं, अगर उनके साथ कम्युनिकेशन का जो साधन है वो अच्छा होगा और जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगा, तो लोगों के बीच में सहयोग और जो एकता की जो भावना है वो ज़्यादा डेवलप है वो रहेगी। तभी आपको पता है ना, आजकल हम क्या कहते हैं भी सूचना क्रांति ने पूरी दुनिया को एक गांव बना दिया है भी। बहुत जल्दी हम एक दूसरे के सुख दुख की बात पूछ लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम तीव्र गति के परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करके उन तक पहुंच भी सकते हैं। तब आपको चाहे 50 किलोमीटर दूर कोई रह रहा है तो 50 किलोमीटर में दूरी जो है वो बहुत जल्दी है वो तय करके अपने गांव और अपने परिवार के पास व्यक्ति है वो पहुंच सकता है। तो अगर परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है तो इस प्रकार से पॉइंट बनाकर ये चीज़ें आप क्लियर है वो कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं कि सब कुछ क्लियर है वो आपको हो रहा है। तो आज की अपनी इस क्लास में हम बात करें तो हमने एक चीज को समझने की कोशिश की है और आज की इस क्लास की अंदर बात करें तो बोर्ड परीक्षा के लिहाज से एक प्यारा प्रश्न, चाहे आपसे परिवहन की परिभाषा पूछ ले भी, व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने में जिन साधनों का यानी वहन करने के लिए जो सेवा या जो व्यवस्था दी जाती है उसी को परिवहन कहा जाता है। फिर परिवहन की विधाओं की बात कर ली और इन विधाओं का यानी इन तरीकों का कब इस्तेमाल ज़्यादा बेस्ट रहता है उसके ऊपर हमने बात कर ली। फिर तीसरा मुद्दा हमने परिवहन जाल क्या होता है उसके ऊपर बात कर ली और एक प्यारा सा प्रश्न कि परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है, किस प्रकार से एक छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न हर तरीके से हम उत्तर कैसे लिख सकते हैं उसके ऊपर बात है वो कर ली है। तो आज से अपना ये चैप्टर स्टार्ट हुआ इस बेसिक कंसेप्ट के साथ। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे एक एक टॉपिक को गहराई से समझते हुए जाएंगे। आप बच्चों को कहना चाहूँगा, साथियों को कहना चाहूँगा, कईयों को ये रहता है भी सर आप इम्पोर्टेंट बता दीजिएगा बोर्ड परीक्षा में। देखिएगा मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है, इम्पोर्टेंट के लिए तो बहुत टाइम है और सिर्फ इम्पोर्टेंट ही मैं अब क्या जवाब दूँ इसका। मैं उन बच्चों के लिए ज़्यादा प्रयासरत रहता हूँ जो कि कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं, वो अपने जीवन में चेंज लाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए प्रयासरत रहता हूं। इसलिए एक एक चीज़ के ऊपर फोकस करता हूं ताकि बच्चा को रिलेट कर कर चीज़ों को आपस में जोड़कर हैं उनको अच्छे से समझे। अगर आप चीज़ों को अपने जीवन से जोड़कर समझेंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको लंबे टाइम तक है वो याद रहेगी। रट्टा मारी हुई चीज़ तो एक बार तो याद हो जाएगी, एक दो दिन में टीचर ने टेस्ट ले लिया तो याद रह जाएगी। अचानक अगर सडन टेस्ट ले लिया तो बस की बात नहीं रहेगी। वहाँ वही बच्चा पेपर अच्छा कर पाएगा जिसने चीज़ को अच्छे से समझा है, उसने लर्निंग की है। तो कामयाबी के लिए लर्निंग जरूरी है और लर्निंग के लिए कहा जाता है ना मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इन चीज़ों को जीवन से आप को रिलेट करके पढ़िएगा, आनंद भी आएगा और बहुत ईजीली आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अब तो क्लासरूम में आपकी अच्छे से स्टडी चल रही है, उसमें आनंद लीजिए। एक चीज़ जो हमेशा बार बार कहता हूँ, पाठ्य पुस्तक का साथ मत छोड़िएगा, आपको पाठ्य पुस्तक बार बार पढ़नी चाहिए। चलिएगा अगले टॉपिक को लेकर अगले वीडियो सेशन में हम फिर बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, नोट्स फॉर्म में उतारना चाहें तो आप उतार लीजिएगा।